हेलो एंड वेलकम टू एबीपी लाइव। इट्स मी विद यू तनीषा और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर वैभव मिश्रा हु इज़ हेड ऑफ कार्डियक सर्जरी इन मैक्स पटपटगंज। हेलो सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। यो। सर, मेरा पहला सवाल यही होगा, एज यू आर अ कार्डियक सर्जर, सर आपकी शुरुआत कैसे हुई? बिकॉज इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी। फर्स्ट आई वांट टू नो अबाउट योर जर्नी, देन विल टॉक अबाउट सम बेसिक थिंग्स एंड अबाउट द एक्सपीरियंसेस। Okay. So, you know, whenever you become a doctor, MBBS is the basic degree. वो सबसे पहली डिग्री होती है जो आपको करनी होती है. ऑब्वियसली उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है जो कि बहुत टफ होता है. सो वो सब एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद MBBS करने के बाद मुझे सिर्फ इतना था कि आई डोंट वांट टू बी ए फिजिशियन, कि मुझे वो डॉक्टर नहीं बनना जो सिर्फ दवाइयाँ देते हैं. बट मुझे कुछ सर्जिकल करना था, कि ऑपरेशन थिएटर यूज टू फैसिनेट मी. कहीं ना कहीं ब्लड, ग्लव्स और वो सारा जो एक था कि ऑपरेशन थिएटर में जाना है, तो आई चूज जनरल सर्जरी. तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि कोई भी स्पेशलिस्ट सर्जन बनने के पहले, जैसे आप न्यूरो सर्जन बने या हार्ट सर्जन बने, प्लास्टिक सर्जन बने, उसके पहले आपको एक जनरल सर्जरी के लिए ट्रेनिंग करनी पड़ती है. दैट्स 3 years. उसके लिए भी एग्जाम होता है. सो यू गिव दैट, देन यू कंप्लीट द डिग्री, मास्टर ऑफ सर्जरी कहते हैं उसको. एंड आफ्टर दैट यू कैन अप्लाई फॉर सुपर स्पेशलाइजेशन, हार्ट सर्जरी, plastic surgery, etc. And also then I did my cardiac surgery from Mumbai. And then obviously with a field like cardiac surgery you always want to see what is happening in the world. दुनिया में क्या ट्रीटमेंट हो रहा है और सब जगह कैसा हो रहा है. So then I went abroad for about 6 years in Australia and New Zealand. I trained in couple of centers there. वहाँ पे मैंने एडवांस कार्डिक फेलो के रूप में काम किया 6 साल. एंड देन आई केम बैक, स्टार्टेड माई प्रैक्टिस ओवर हियर. तो ऑब्वियसली इट टुक ए लॉट ऑफ टाइम. अगर आप मुझे पूछे कि कितना टाइम लगा, तो जब मैंने MBBS स्टार्ट की थी मेरी उम्र 18 साल थी. और जब मैं वापस डिग्री करके आया, सब कुछ करके एक इस काबिल बन के कि मैं सर्जरी कर पाऊँ, मेरी उम्र 36 साल थी. तो 18 साल कंटिन्यूसली किसी ना किसी फॉर्म में पढ़ाई, ट्रेनिंग. और वो ट्रेनिंग MBBS के बाद क्लासरूम से बेड साइड या मरीजों के साथ हो जाती है. आप मरीज देखते हैं, उनको ट्रीट करते हैं, वही एक ट्रेनिंग होती है. उसके बाद आप ऑपरेशन करते हैं, पहले दूसरों के साथ, फिर खुद, वही एक ट्रेनिंग होती है. तो हाँ, इस जर्नी में 18 साल लगे, बट इट वॉज इनक्रेडिबल टाइम. आई रियली इन्जॉयड एवरी पार्ट ऑफ इट. और ये कुछ फील्ड ऐसी होती हैं, स्पेशली सर्जिकल फील्ड्स और न्यूरो सर्जरी, कार्डियक सर्जरी, जिसके लिए बहुत एक्सट्रीम डेडिकेशन रिक्वायर्ड होता है. लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं. अक्सर जो आपको रिम्यूनरेशन या पैसा मिलता है उसके अकॉर्डिंग नहीं होता. तो अगर आप सिर्फ विज़ द अमाउंट ऑफ टाइम इन्वेस्टेड टू मनी देखेंगे तो यू विल ऑलवेज बी डिसअपॉइंटेड. बट देन यू हैव टू लुक एट अदर एस्पेक्ट्स दैट यू आर एबल टू मेक अ डिफरेंस इन पेशेंट्स लाइफ. एंड अगर आप वो आउटकम देखेंगे तो आप हमेशा खुश रहेंगे. सर, हर चीज़ का पहला एक्सपीरियंस होता है. आपकी पहली सर्जरी का एक्सपीरियंस बताइए. मतलब हाथ जैसे पहला एग्ज़ाम देने चाहते हैं, वी ऑल गेट शेक कि भाई कैसे होगा? सो देखिए, ये ना एक बहुत स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है. तो जब हम सर्जिकल ट्रेनिंग में जाते हैं तो सबसे पहले आपको सबसे सिंपल स्टेप्स दिए जाते हैं. तो स्किन क्लोजर एक सिंपल स्टेप होता है कि आप लास्ट में उसको एंड करते हैं. धीरे धीरे आपका एक्सपोजर बढ़ता है. तो ऐसा बहुत कम होता है कि डायरेक्टली आप सर्जरी करने चले जाएंगे, बट धीरे 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 एक्सपोजर के साथ. तो आई थिंक बाय द टाइम आप उस स्टेज पे आते हैं जिस स्टेज पे आप अपनी इंडिपेंडेंट सर्जरी कर रहे होते हैं, आप बहुत सारी सर्जरी असिस्ट करा चुके होते हैं, आप बहुत सारी सर्जरी पार्ट में कर चुके होते हैं. तो कुछ ऐसा शौक या कुछ एक्सेप्शन नहीं लगता कि आप कुछ नया कर रहे हैं. क्योंकि आप पहले भी कर चुके होते हो. क्योंकि आपने जब 18 साल की उम्र में शुरुआत की तो उस दौरान आपने ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई की, यू हैव लर्नड फ्रॉम द एक्सपीरियंस. आप पार्ट भी बने, बिकॉज एक ऑपरेशन थिएटर में बहुत सारे और भी लोग होते हैं. सो पहले आपने देखा होगा एंड देन यू हैव दोस थिंग्स सो इन योर बहुत टाइम तक आप असिस्टेंट रहते हैं. असिस्टेंट भी कई बार 2 असिस्टेंट होते हैं. बहुत टाइम आप सेकंड असिस्टेंट होते हैं, आप सिर्फ देखते हैं. फिर आप फर्स्ट असिस्टेंट बनते हैं, आप कुछ पार्ट ऑफ ऑपरेशन करते हैं, कुछ देखते हैं. एंड देन फाइनली यू गेट टू गो ऑन दी अदर साइड. सो इट्स अ वेरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. सर, जो हार्ट अटैक्स होते हैं, जो बेसिकली आपको क्या लगता है कि उसका मेन रीज़न क्या हो सकता है? मतलब बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बहुत बार लमसम भी हो सकते हैं. लेकिन एज अ पर्सन, अगर मैं अपने आप को एज अ कॉमन पर्सन मैं देखूं तो आई थॉट कि हार्ट अटैक इज़ ऑल अबाउट गुड बैड डाइट और बेसिकली स्ट्रेस. सो व्हाट्स योर कॉल? सो देखिए, इसके बारे में बड़ी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है. क्यों हार्ट अटैक होते हैं? कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, यानी कि हमारी जो आर्टरीज, हार्ट को ब्लड सप्लाई
पहुंचाती हैं, उनके अंदर ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। ये ब्लॉकेजेस क्यों आते हैं? बहुत सारे रीजंस हैं, कई सारे रीजंस कंबाइंड हो जाते हैं, बट इनको मेजर और माइनर फैक्टर में डिवाइड किया गया है। सो मेजर फैक्टर सबसे पहला है एज, यानी कि एडवांसिंग एज में आपको ब्लॉकेज आ ही जाएंगे हार्ट में, यानी कि 50 साल में नहीं है, कम है तो 60, 70, 80, बाय द एज ऑफ 80 और 90 एवरीबडी वुड हैव सम काइंड ऑफ ब्लॉकेजेस, वेरस जब आप यंग रहते हैं तो नहीं होते। तो पहला हो गया एज। सेकेंड हो गया मेल। मेल्स में ये टेंडेंसी ऑफ ब्लॉकेज इज मोर देन फीमेल्स, दैट इज बिकॉज ऑफ वेरियस हार्मोनल एंड इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर। तीसरा हो गया, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है डायबिटीज। डायबिटीज पेशेंट्स में हाई शुगर की वजह से नंबर ऑफ चेंजेस आर देयर, जिसकी वजह से अथेरोस्क्लेरोसिस या ब्लॉकेज की टेंडेंसी बढ़ जाती है। देन हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन अगेन कॉजेज स्ट्रेस। जब ब्लड प्रेशर आर्टरीज के अंदर बहुत तेज प्रेशर में होगा तो अगेन अथेरोस्क्लेरोसिस या जो ब्लॉकेज की टेंडेंसी वो बढ़ जाएगी। हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना, इससे भी ब्लॉकेजेस जल्दी बनेंगे। तो ये सारे मेन फैक्टर्स हो गए। इसके बाद जो सेकेंडरी फैक्टर्स हैं, जैसे कि जो आपने बोला स्ट्रेस, सेडेंटरी लाइफस्टाइल या लैक ऑफ एक्सरसाइज, और इन सब में सबसे ऊपर स्मोकिंग भी आता है, बिकॉज स्मोकिंग रिलीजेस लॉट ऑफ टॉक्सिन्स विच कॉजेस डैमेज, हमारे हार्ट के और ब्लड वेसल्स की लाइनिंग को वो डैमेज करते हैं। जब उस डैमेज का रिपेयर शुरू होता है, उस प्रोसेस में ब्लॉकेज बनते हैं। सो दैट इज द इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग। तो स्मोकिंग इज अगेन वन ऑफ द फैक्टर्स। सेकेंडरी फैक्टर्स, इसमें एक फैक्टर मैंने मिस कर दिया, जो कि अगेन मेजर फैक्टर है, दैट इज फैमिली हिस्ट्री। यानी कि आपके परिवार में आपके माँ बाप किसी को हार्ट अटैक हुआ है, स्पेशली यंग एज में हुआ है, और जब हम बोले यंग एज मतलब 55 से कम की उम्र में, तो आपको भी ऐसा होने के चांस है। दिस इज फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री इज अगेन ए मेजर रिस्क फैक्टर। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है, आप स्मोकिंग नहीं करते, आप बहुत हेल्दी, एक्सरसाइज सब कुछ करते हैं, लेकिन आपको फैमिली हिस्ट्री है, तो अगेन यू आर ससेप्टेबल। और 55 की एज में इसलिए बोल रहा हूँ कि दैट इज यंग एज, जब वो अग्रेसिव होगा डिजीज। अगर किसी के माँ बाप को 60 या 70 साल की उम्र में हुआ है तो उनको वो रिस्क नहीं है, क्योंकि तब उनको एज वाइज यानी कि उम्र बढ़ने से हुआ है, सो वो रिस्क नहीं है। बट हाँ, अगर यंग एज में अगर माँ बाप को ये प्रॉब्लम रही है तो ये मतलब ब्लड लाइन के हिसाब से फैलती है। जैसे डायबिटीज़ का आई वॉज अवेयर कि अगर फैमिली में किसी को डायबिटीज़ होता है तो आप वो चीज़ आगे भी कंटिन्यू होती है, बट अबाउट हार्ट अटैक आई वॉज ऑल्सो नॉट अवेयर। नहीं, ये होता है, फैमिली हिस्ट्री से मेजर रिस्क फैक्टर। और ये क्यों होता है? देखिए, ये होता है हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया की वजह से। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे जीन्स होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल, अगर हम बात करें डाइटरी कोलेस्ट्रॉल का रोल इन सब में कम है, बॉडी इंटरनली भी बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको मेटाबोलाइज करने के लिए जो जीन्स होते हैं वो डिफेक्टिव होते हैं। सो आप कुछ भी खाएंगे वो कोलेस्ट्रॉल मेटाबोलाइज नहीं होगा, आपके ब्लड स्ट्रीम में रहेगा। ये चीज़ हमको बाय जेनेटिक हमारे माँ बाप से मिलती है कि हम कितना अच्छा कोलेस्ट्रॉल को मेटाबोलाइज कर पाएंगे। फैमिली हिस्ट्री इस फैक्टर से, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया से आती है। डायबिटीज़ तो अलग चीज़ हो गई, बट अगर मुझसे कोई पूछे कि ऐसा क्यों होता है कि माँ बाप को 55 के कम में हार्ट अटैक हुआ, तो उसका आंसर होगा हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। कोलेस्ट्रॉल की वेरियस एबनॉर्मलिटीज और ऐसे लाखों जीन्स है जो हमको अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, उसमें किसी में भी छोटे छोटे माइनर डिफेक्ट्स कैन लीड टू दिस फेलियर ऑफ मेटाबोलाइजेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल हाई रहेगा बरसों तक और वो यंग एज में होने लगेगा। इट विल लीड टू फॉर्म ऑफ ब्लॉकेजेस इन द हार्ट। सो हार्ट अटैक के लिए ये सारे फैक्टर्स हैं जो मैंने आपको बताया, मेजर और माइनर। आई वॉज अबाउट टू आस्क, बट आपने मुझे पहले ही सवाल का जवाब दे दिया कि क्या स्मोकिंग और ड्रिंकिंग प्लेज अ मेजर रोल इन हार्ट अटैक? स्मोकिंग, येस, स्मोकिंग प्लेज अ मेजर रोल, बिकॉज स्मोकिंग में जैसे मैंने बताया निकोटीन के अलावा बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस निकलते हैं विच आर टॉक्सिक टू एंडोथेलियल लाइनिंग, यानी कि वो ब्लड वेसल की जो अंदरूनी सतह है जो कि स्मूथ होनी चाहिए, उसके ऊपर वो उनका इफेक्ट होता है। तो उसमें स्मूथनेस की जगह एक क्या बोलेंगे हम, इरेगुलरिटी आ जाती है, जिसके रिपेयर प्रोसेस में ये क्लॉट बन सकते हैं। प्लस स्मोकिंग से उसमें जो निकोटीन होता है वो हमारे धमनियों को या आर्टरीज को नैरो करता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे चेंजेस स्मोकिंग कराती है जो कि दे प्रीडिस्पोज अस टू फॉर्मिंग द ब्लॉकेजेस, और यही ब्लॉकेज आगे हार्ट अटैक का कारण बनते हैं। ड्रिंकिंग सर? देखिए, ड्रिंकिंग का डायरेक्ट इफेक्ट तो नहीं है हार्ट पे,
बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप पीते ड्रिंक या पीने लगे, क्योंकि उसका असर फिर लिवर पे है और बहुत सारी चीज़ों पे। जब आप ड्रिंक करते हैं, सिर्फ ड्रिंक नहीं, आप उसके साथ खाना भी बहुत खाते हैं और फैटी फूड और वो, सो अगेन इट वुड लीड टू इनडायरेक्ट इफेक्ट। टू मेक इट मोर। हाँ, तो मैं ये कहना नहीं चाहता हूँ कि ड्रिंकिंग का इफेक्ट नहीं है, क्योंकि उससे लोग ये सोचेंगे यार ड्रिंकिंग इफेक्ट नहीं है तो लेट्स स्टार्ट ड्रिंकिंग, ऐसा नहीं है। डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट है सर। मतलब ये सवाल मेरे मन में पहले से ही था कि मैंने आपसे पूछा भी था, एज आई आस्क्ड यू ऑल्सो, कि जो गांव में रह रहे हैं लोग और जो शहर में रह रहे हैं लोग, उनमें बड़ा फ़र्क है। जब हम गांव में जो लोग रहते हैं, जैसे हमारी फैमिली के बहुत सारे लोग हैं जो रहते हैं, वो हार्ट अटैक से नहीं उनका कुछ होता है, लेकिन उसका नंबर, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ हार्ट अटैक इज़ मोर इन सिटीज़, मेट्रो सिटीज़ एंड एवरीथिंग। सो व्हाट इज़ द मेन रीजन? देखिए इसके पीछे और आपने देखा है आजकल हार्ट अटैक का इंसिडेंस कितना बढ़ गया है। सो इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी लाइफस्टाइल और ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल, जो कि गांव में ऑब्वियसली नहीं है। जब हम बात करें लाइफस्टाइल की, तो लाइफस्टाइल इनकम्पासेस जो आप एवरीडे कर रहे हैं। शहर में हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। आजकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना डेवलप हो गया है, इवन आज से 20 साल पहले आपको ट्रेन पकड़ने या बस पकड़ने बस स्टॉप पे जाना पड़ता था, बट आज हर किसी के पास कार है, डोर टू डोर। सो फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल कम हो गई। पहले ग्रोसरीज लेने या कुछ सामान लेने जाना पड़ता था, अब वो भी घर पे आ रहा है। तो जब हर कुछ घर पे आ रहा है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल कम हो गई है। ठीक है, उसके बाद जो जॉब्स हैं वो स्ट्रेसफुल है। इतनी दूर जाना, कहीं भी आपने देखा यहाँ पे ट्रैवल करना, काम, सो देर इज नो स्पेस टू रिलैक्स, यू नो। आप यू आर कॉन्स्टेंटली ऑन योर टोज, 7 दिन काम कर रहे हैं, बॉडी को रिलैक्सेशन नहीं मिल पा रहा, लैक ऑफ स्लीप है। डाइट, आज जैसे आप शहरों की बात करें, कितने लोग हैं जो घर से डब्बा बना के ले जा रहे हैं, यू नो, टिफिन नहीं, एवरीबडी इज रिलाइंग ऑन फूड कुक्ड एट द वर्क प्लेस और कैंटीन और समथिंग। सो उसमें कहीं ज़्यादा कैलोरीज, कहीं ज़्यादा सैचुरेटेड फैटी एसिड, कहीं ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल, सॉल्ट, एवरीथिंग इज मोर रीप्रोसेस्ड है, मल्टीपल फ्राई किए गए हुए हैं। सो ऑल दीज चेंजेस coupled with lack of physical exercise, change in a diet and stress, यही चीज़ें गांव में नहीं है। अब आज की डेट में गांव जाना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वी हैव कम टू ए स्टेज वेयर यू नो करियर, मॉडर्नाइजेशन, एवरीथिंग, हर बच्चा पढ़ रहा है कुछ आगे करने के लिए, हर आदमी ये सोच रहा है कि मैं नौकरी ढूंढूं, कुछ नया करूं, तो वो सब चीज़ें गांव में पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, ये पॉसिबल है कि वो जो सिंपल लाइफस्टाइल थी, जब आप बोल रहे हैं कि गांव में ऐसा नहीं होता, इट इज़ बिकॉज ए सिंपल लाइफस्टाइल, कि आप सुबह टाइम पे उठते थे, मैक्सिमम फिजिकल एक्टिविटी करते थे, घर का बना खाना खाते थे और टाइम पे सो जाते थे। ये सारी चीज़ें, एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें अगर आप शहर के लाइफस्टाइल में करेंगे तो एग्जैक्टली, सो अगर आप ये सारी चीज़ें गांव की लाइफस्टाइल शहर में करेंगे तो आपका इंसिडेंस अपने आप कम हो जाएगा। लेकिन ये ओवरनाइट नहीं होगा। इसको अगर मैं आपको बताऊं, लोग मुझसे पूछते हैं कि हमने एक्सरसाइज की फिर भी हमें हार्ट अटैक हो गया या डाइट चेंज की, सो दे डोंट अंडरस्टैंड कि कितना टाइम चाहिए ये करने के लिए। और आई विल टेल यू 10 years. If you exercise for 10 years, at least, something is better than nothing. It is better to start somewhere. कहीं ना कहीं शुरुआत करें। बट जब आप 8-10 साल एक्सरसाइज कर लेंगे, तब आपको उसका प्रोटेक्टिव इफेक्ट नेक्स्ट डिकेड में, अगर आप 30 साल से एक्सरसाइज करेंगे तो आपको उसका असर 40 साल में मिलेगा, 40 में करेंगे तो 50 में। बट आपने आज एक्सरसाइज शुरू की है और आप सोचे 1 साल में आपकी हार्ट अटैक की रिस्क कम हो गई, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर हम बात करें सीजेशन ऑफ स्मोकिंग की, क्या आपको पता है कितने दिन सिगरेट छोड़ने के बाद आपका रिस्क ऑफ हैविंग अ हार्ट अटैक विल बी सेम एज दैट ऑफ ए नॉन स्मोकर? टेक ए गेस। देखिए, आमतौर पे लोग स्मोकिंग को लंग कैंसर से एसोसिएट करते हैं, वो तो होता ही है, बट उससे ज़्यादा रिस्क हाइपरटेंशन और कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स यानी कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक की होती है, वो कहीं ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लंग कैंसर। बट कितने साल कोई सिगरेट छोड़े तब उसकी रिस्क ऑफ हैविंग अ हार्ट अटैक इज इक्वल टू दैट ऑफ ए नॉन स्मोकर? 30 days, 60 days, 1 year, 10 years. 10 years। मतलब अगर कोई इंसान अभी इन एज ऑफ 25 ही स्मोकिंग एंड ही क्विट इट, उसके बाद 35 years का जब वो होगा तब उसकी रिस्क इक्विवेलेंट टू ए नॉन स्मोकर होगी। डेफिनेटली रिस्क तो पहले दिन से कम हो जाएगी या महीने में भी कम हो जाएगी, बट इक्विवेलेंट टू ए नॉन स्मोकर 10 साल के बाद होगी। मतलब 10 साल बाद उसका वो प्रोसेस शुरू होगा, 10 साल के बाद एग्जैक्टली उसके टिश्यूज उस लेवल पे पहुंचेंगे नॉन स्मोकर के। क्या सर वैसे नॉन स्मोकर तो देखा जाए कोई भी नहीं, बिकॉज वी आर, इफ यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट विद बिसाइड और कहीं पे भी खड़े हैं स्मोकिंग, और
लिविंग इन Pollution, दिल्ली पोल्यूशन इज आल्सो देयर, तो ये भी वही अफेक्ट करेगा जैसे इफ अ पर्सन इज नॉन स्मोकर और उसके बाद भी उसके लिए भी तो 10 साल ही हुए ना वो, या नहीं, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ही इज आल्सो देखिए टेकिंग। पोल्यूशन का इफेक्ट है पर इतना डायरेक्ट नहीं है जितना स्मोकिंग का है, बिकॉज स्मोकिंग यू डायरेक्टली इनहेलिंग एवरीथिंग, वेर एज पोल्यूशन में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो जाते हैं, डेफिनेटली वो भी हेल्दी नहीं है बट इट इज स्टिल डायरेक्टली से थोड़ा कम है, 5 इयर्स कर देते हैं। हाँ, अब इसके बारे में अभी मुझे थोड़ी जानकारी नहीं है बट हाँ स्मोकिंग का मुझे ये पता है कि लोग जो सोचते हैं कि मैंने 6 महीने छोड़ दिया, 1 साल छोड़ दी, तो उसका रिस्क ऑफ दैट ऑफ अ नॉन स्मोकर डेवलपिंग कैंसर या हार्ट अटैक इज अराउंड 10 years. सर हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में भी फ़र्क होता है क्या? क्योंकि मैं हमेशा से व्हेन आई वाज स्मॉल हम हार्ट अटैक सुनते आ रहे थे, बट कार्डियक अरेस्ट इज समथिंग विच आई गॉट टू नो फ्यू इयर्स बैक, तो सब उसको रिलेटेबल करते हैं। आई गेस बहुत सारी हमारी ऐसी ऑडियंस होगी जो नहीं जानती होगी कि ये दो टर्म्स अलग हैं या इक्वल हैं, सो प्लीज़ उसको एक बार इवैल्यूएट कर दीजिए। बिल्कुल। सो क्या है, ये जो टर्म्स है इंटरचेंजेबली यूज़ किए जाते हैं, लोग कन्वीनियंस के हिसाब से हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट बोल देते हैं, इनमें काफ़ी अंतर है। हार्ट अटैक इज़ अ प्रॉब्लम विद द ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट, ओके। इसको सीधे शब्दों में हम बताएं तो जैसे मान लीजिए आपके घर में पानी आना बंद हो गया, सो आपकी जो ब्लड सप्लाई हार्ट की है कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज आया, सडन ब्लॉकेज आया और हार्ट काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है, हार्ट को ब्लड नहीं मिल रहा, आपको पेन हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है, वो हार्ट अटैक हो गया। कार्डियक अरेस्ट इज ए इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम, विच मीन्स जो तरंगे होती हैं जो हार्ट को बीट कराती है, एक्चुअल उसको कॉन्ट्रैक्ट कराती है, उसमें सडनली कमी आने की वजह से हार्ट रुक जाए। सो हार्ट अटैक कैन लीड टू कार्डियक अरेस्ट। हर हार्ट अटैक में जैसा आपने देखा जान नहीं जाती, पेन होता है, आप हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, बट सीवियर हार्ट अटैक में आपने देखा है लोग कई बार कोलैप्स हो जाते हैं, रास्ते में चलते हुए, बिल्कुल नॉर्मल जिम में। सो कुछ केसेस में वो कार्डियक अरेस्ट में बदल जाता है, प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम काम करना बंद कर देता है और हार्ट रुक जाता है। वेरएज कार्डियक अरेस्ट दूसरी चीज़ों से भी हो सकता है, दूसरी बीमारियों से। मसला अगर आप सोचें कि जैसे ड्राउनिंग में जो डेथ होती है, उसमें भी पानी चला जाता है लंग्स में, लेकिन अल्टीमेटली कार्डियक अरेस्ट, या बहुत सारे और चीज़ों में अल्टीमेट इवेंट हार्ट के रुकने का कार्डियक अरेस्ट होता है। सो कार्डियक अरेस्ट इज इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम, वो कई सारी हार्ट की बीमारियां या नॉन हार्ट की बीमारियों से भी हो सकता है। ओके, कार्डियक दोनों तरीके से हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप हार्ट पेशेंट है तो आपको होगा नहीं, और बहुत सारी बीमारियों के एंड स्टेज में कोई भी बीमारी अगर बहुत एक्सट्रीम में बढ़ेगी, मान लीजिए आपकी किडनी की बीमारी है और आपको डायलिसिस लगती है, उस केस में अगर आपके बहुत सारे ऐसे जो टॉक्सिक सब्सटेंस ब्लड में इकट्ठा हो जाते हैं, उसमें से एक पोटेशियम होता है, पोटेशियम बढ़ जाएगा अगर, तो पोटेशियम के बढ़ने से आपको कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। सो इस तरह बहुत सारी बीमारियों का एंड रिजल्ट कैन बी इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम ऑफ द हार्ट लीडिंग टू कार्डियक अरेस्ट। हार्ट अटैक इज ए स्पेसिफिकली टर्म जब ब्लड सप्लाई रुक जाए, और ओनली टू हार्ट, केवल हार्ट की ब्लड सप्लाई। या सर ये हो गया हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, एंड वन इज साइलेंट अटैक। ये क्या होता है सर साइलेंट अटैक? देखिए, मैंने सुना है डायबिटिक लोगों को ज़्यादा होता है, बट व्हाट इज द डिफरेंस? एग्जैक्टली। सो साइलेंट हार्ट अटैक इज लाइक ए हार्ट अटैक, बट पेशेंट्स को, इसको साइलेंट हम इसलिए कहते हैं कि जैसे क्लासिकल सिम्टम्स हम हार्ट अटैक के बोलते हैं कि चेस्ट पेन होगा, स्वेटिंग होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये इसमें नहीं आते। साइलेंट में पेन नहीं होता, लेकिन बाकी सारे सिम्टम्स हो सकते हैं जो अक्सर पेशेंट इग्नोर करे। जैसे मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि उनको स्वेटिंग हुई, घबराहट हुई, नोजिया या उल्टी सा लगा, लेकिन पेन नहीं हुआ। सो पेन ना होना, साइलेंट मीन्स पेन ना होना, उसका ये मतलब नहीं है कि दूसरे लक्षण नहीं होंगे। सांस फूल सकती है, थोड़ी सी घबराहट हो सकती है। हाँ, डायबिटीज़ में ये बहुत कॉमन है, इसलिए कॉमन है कि डायबिटीज़ में एक डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है, जो हाई शुगर की वजह से जो हमारी नर्व्स होती हैं, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस या विद्युत तरंगे जो हमें महसूस होते हैं, वो उनकी एक तरह से इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसको डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इस वजह से वो पेन हमको फील नहीं होता। तो पेन नहीं फील होता, पेन का ना होना, हार्ट अटैक में पेन का ना होना को साइलेंट हार्ट अटैक कहा गया है। दूसरे सिम्टम्स मे और मे नॉट बी देयर। इसीलिए हम हमेशा इस बात पे जोर देते हैं कि देखिए, केवल इस बात पे रिलाई मत करिए कि आपको चेस्ट पेन हो रहा है। अगर आपको दूसरे लक्षण जैसे कि सांस फूल रही है, पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है, उल्टी सी लग रही है, सफोकेशन या ब्रीदिंग, कुछ इस तरह के कुछ भी एबनॉर्मल सेंसेशन है, तो ये जलन हो रही है अपर इसमें एब्डोमेन में, इस तरह के कोई भी सेंसेशन हार्ट अटैक हो सकता है।
स्पेशली अगर आप डायबिटिक हैं तो। ओके सर, जब साइलेंट अटैक या फिर कार्डियक अरेस्ट ये सब होता है, साइलेंट अटैक इफ आई टॉक अबाउट, तो हमारी जो हार्ट की नर्व्स होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं कुछ, तो जिनकी वजह से एक स्टंट डलता है. हाँ, सो व्हाट इज नर्व्स दैट नहीं, वर्ड? आर्टरीज। अच्छा, आर्टरीज. हाँ, आर्टरीज वो हैं जो ब्लड को पहुंचाती है। Okay, so what is that term stunt? What it stands for? सो Why it is used? बेसिकली जैसा आपने देखा कि अगर आपके घर के पाइप में ब्लॉकेज आ जाए तो उसको खोलने के लिए, ब्लड सप्लाई को रिस्टोर करने के लिए स्टेंट एक मेटालिक स्ट्रक्चर होता है जिसको Okay. आर्टरी में डाल दिया जाता है, जो कि ब्रिज करता है ब्लॉकेज को, खोल देता है, और वो लाइफ सेविंग प्रोसीजर होता है। तो जब हार्ट अटैक हो रहा है उसको करके ब्लड सप्लाई रिस्टोर कर दी जाती है, ब्लॉकेज को खोल दिया जाता है, तो वो डिवाइस जो है वो स्टेंट कहते हैं। सर, एक ये भी एक मिथ है कि अगर आप स्लिम हो तो आप हेल्दी हो. तो अगर आप हेल्दी हो तो यू कैन नेवर हैव एन हार्ट अटैक. हो ही नहीं सकता आपको हार्ट अटैक. आप स्लिम हो, आप मतलब स्लिम का मतलब लोग ये सोचते हैं कि उनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम्स नहीं है बिकॉज वो तो स्लिम है. कोलेस्ट्रॉल मतलब मोटापा ही होता है. तो सर, आप इज इट अ मिथ कि अगर आप इफ यूर स्लिम इज इक्वल्स टू योर बॉडी इज हेल्दी, योर हार्ट इज हेल्दी? बिल्कुल ये मिथ है। देखिए, स्लिम होना इज कैन से यू आर फिट एंड यू आर हेल्दी टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट एक चीज होती है मेटाबॉलिक हेल्थ। मेटाबॉलिक हेल्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मेटाबॉलिक हेल्थ मीन्स आपके ब्लड पैरामीटर्स क्या कहते हैं। So you can be very slim, but you could be uncontrolled diabetic. I have operated many patients who are very slim, but उनकी डायबिटीज अनकंट्रोल्ड थी, 300-400 शुगर थी। आप स्लिम हो सकते हैं बट आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है क्योंकि आपको जेनेटिक टेंडेंसी है। आप स्लिम हैं बट आप स्मोक करते हैं, हाइपरटेंशन है, स्ट्रेस है। सो स्लिम होना अकेले is one of the factors that you are healthy, but ये पूरी तरह कंफर्म, इट्स नॉट अ गारंटी। स्लिम होना इज नॉट अ गारंटी। स्लिम होना इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू एग्जैक्टली, बट हाँ, अगर आप ओबीज हैं, फैट हैं, मोटे हैं, तो डेफिनेटली यू आर नॉट हेल्दी। यस, तब तो डेफिनेटली यू आर नॉट हेल्दी क्योंकि आपके मेटाबॉलिक पैरामीटर्स नॉर्मल हो ही नहीं सकते। बट अगर आप स्लिम हैं तो भी आपके मेटाबॉलिक फैक्टर्स, तो ये एक बहुत कंसेप्ट अभी आया नहीं है, मेटाबॉलिक हेल्थ। सो मेटाबॉलिक हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बाहर से सब कुछ अच्छा दिख रहे हैं, आपका वेट अच्छा है, सब कुछ ठीक है, बट आपके मेटाबॉलिक नंबर्स, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, ऑल आर ऑफ द पैरामीटर्स। इन दैट केस स्लोली आपको वही असर आएगा जो एक मोटे आदमी को आ रहा है। बट आप बस दिख नहीं रहे हो, तो वी आर लाइक अ शो केस, है ना? सर, मुझे आई वांट टू आस्क कि पीपल हु आर गोइंग थ्रू दीज हार्ट प्रॉब्लम्स, या जिनको नहीं भी है, फॉर ऑल ऑफ देम, व्हाट आर द गुड फूड्स दे कुड हैव इफ टू अवॉइड द हार्ट अटैक्स और एनी हार्ट डिजीज? Good fruits, if I must say, first. गुड फूड्स Foods and fruits, both. देखिए, ये सारे जो लाइफस्टाइल चेंजेस है, जैसे मैंने बताया, डाइट या एक्सरसाइज, ये हैव टू बी डन फॉर अ लॉट ऑफ टाइम। इसका असर 1 साल 2 साल में किसी भी डाइट या एक्सरसाइज का असर नहीं आएगा। ये बहुत लंबे समय में क्या करना पड़ेगा आपको। और अगर हम डाइट की बात करें तो इट इज़ वेरी सिंपल, वी ऑल नो हमको क्या खाना है। Yes. बाहर का नहीं खाना है ज़्यादा। एग्जैक्टली और अगर मैं आपसे पूछूं कि पिज्ज़ा पास्ता वर्सेस घर का खाना, आपको पता है? घर का खाना। या हर किसी को पता है ये, फिर भी लोग नहीं करते। सो वी ऑल नो क्या अच्छा नहीं है। घर में भी क्या आपको, आपके लिए पकौड़े या समोसे अच्छे हैं? नहीं है। यू नो दैट, एवरीबडी नोज दैट। फ्रूट्स जहाँ तक बात करें तो सारे फ्रूट्स अच्छे हैं, लेकिन अगेन अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए। Banana is not the one. या बहुत सारे, Mango is not the one. या मीठे फ्रूट्स बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। और इनफैक्ट मैं हर किसी को बोलता हूँ कि एक एज के बाद, स्पेशली 40s की एज के बाद, आपको अपना फ्रूट का कंजम्पशन कम कर देना चाहिए। बिकॉज बहुत ज़्यादा शुगर है, आपकी बॉडी उसको मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगी। आपको मीठे फ्रूट 40 की उम्र के बाद, जैसे आम, सेब, केला, ये सब नहीं खाने चाहिए, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा शुगर है। अगर आप उतना वर्कआउट नहीं कर रहे हो, अल्टीमेटली इट इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग यू टू डेवलप अ प्री डायबिटिक स्टेज। और आप फ्रूट्स खा सकते हैं, बट ऐसे फ्रूट्स जिनका शुगर कंटेंट कम है। फॉर एग्जाम्पल वाटरमेलन, वेरी हाई वाटर कंटेंट, वेरी हाई फाइबर कंटेंट, लो इन शुगर। आप उसी कैटेगरी के तरबूज, खरबूज वाले फ्रूट्स खा सकते हैं। आप स्ट्रॉबेरी, बेरी फैमिली के जितने फ्रूट्स हैं, हाई फाइबर कंटेंट, लो इन शुगर, वो सब खा सकते हैं। बट डू नॉट रिलाई ऑन कन्वेंशनल फ्रूट्स, जो हम बात करें आम, अंगूर, केला, नहीं। ये यंग एज, इट इज़ गुड फॉर यंग पीपल, किड्स,
बट चाहे वो एल्डरली हो, चाहे वो 40s की एज के बाद, आज अगर आप उतने फिजिकली एक्टिव हैं तो आपको वो प्राइमरी डाइट में बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। सर एक ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ ट्रेंडिंग पे थी, मतलब हम देख भी रहे थे कि बहुत यंग एज में हार्ट अटैक आ गया, कार्डियक अरेस्ट आ गया। सो इज़ इट पॉसिबल कि कोई यंग एज में, इफ़ दे आर नॉट मेंटेनिंग दैट गुड हेल्थ, that can cause these heart problems to that person or that Yes. young person? देखिए, यंग एक बहुत रिलेटिव टर्म है। अगर मैं आपको अपने बाहर के एक्सपीरियंस से बताऊं, सो कोरोनरी आर्टरी डिजीज या जो हार्ट अटैक के केसेस इंडिया के बाहर जो एवरेज एज जो लोगों की थी वो 60s और 70s थी, यानी कि 7वें दशक में। हाँ, 60s इज 7 डिकेड ऑफ लाइफ, वहाँ पे सबसे ज़्यादा था। वेरएज इंडिया में हमें चौथे 5वें दशक में, मतलब एंड ऑफ 30s से 40s से 50s से मैक्सिमम केसेस। सो कहीं ना कहीं साउथ ईस्ट एशिया में, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान में, साउथ ईस्ट एशिया का कुछ जोग्राफिकल ऐसा है कि वी आर मोर प्रोन टू कोरोनरी आर्टरी डिजीज। स्टडीज हैव कंक्लूसिवली प्रूवन दैट एज कंपेयर टू आवर वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स, हम में कोरोनरी आर्टरी डिजीज 10 साल पहले हो रहा है, एवरेज 10 ईयर्स पहले, जो गोरे लोगों, सफ़ेद लोगों या दूसरे रेसेस में होता है। उसके साथ साथ जब आप यंग की बात करते हैं तो मैंने जो यंगेस्ट पेशेंट ऑपरेट किया वो 25 साल का था, फैमिली हिस्ट्री, बट 30, 35, 38, 40 बहुत ज़्यादा हम ऑपरेट करते हैं। तो अगेन इसमें लाइफस्टाइल चेंजेस, स्मोकिंग, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, एवरीथिंग कॉन्ट्रीब्यूट्स। तो यंग एज में अब इट इज़, एक टाइम था जब ये बोला जाता था कि अगर आप यंग हैं तो आपको हार्ट अटैक नहीं हो सकता। अब ये एक्सेप्शन है। अब ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब आप ये सोचना कि आप यंग हैं और आपको हार्ट अटैक नहीं है, ऐसा बिल्कुल गलत है। यंग में कैंसर हो रहा है तो हार्ट अटैक भी, बिल्कुल, इसका इंसिडेंस बढ़ गया है। लाइफस्टाइल चेंजेस, स्ट्रेस, एवरीथिंग। मेजर रोल इज लाइफस्टाइल चेंजेस। यस, लाइफस्टाइल चेंजेस, स्ट्रेस, और ये जो आज एक हसल कल्चर आया हुआ है, यू हैव टू वर्क हार्ड 5 days a week, 7 days a week, 40 hours, 96 hours, एग्जैक्टली। इस सब में आपकी डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस तो है ही, इसके साथ क्या हो रहा है, यू आर नॉट गेटिंग दैट 9 hours, 8 hours स्लीप। स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट गिव्स यू टाइम, वो हमारी बॉडी को वो रिपेयर का टाइम देती है। अगर आप वो नहीं 8-9 घंटे नहीं सो रहे हैं तो आपकी बॉडी में कंटिन्यूस लेवल का इन्फ्लेमेशन हो रहा है। आप रात में देर तक जग रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वो सब टाइम एक रेस्ट का टाइम था। एक लो लेवल ऑफ इन्फ्लेमेशन कंटिन्यूसली, और स्टडीज़ में प्रूव किया गया है कि लैक ऑफ स्लीप leads to increased incidence of heart attack, diabetes and stroke. Same reason. एक लो लेवल ऑफ इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में चल रहा है, यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट, और सालों साल ऐसा करने के बाद you will have a very high incidence of stroke, heart attack and diabetes and hypertension, obesity. All these problems are related. ये सारी प्रॉब्लमों को आज मेटाबॉलिक हेल्थ हैजर्ड्स बोला गया है, मेटाबॉलिक डिजीज बोला गया है। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम ओबेसिटी, मोटापा, नेक्स्ट हाइपरटेंशन, डायबिटीज, देन हार्ट अटैक, देन स्ट्रोक। ये सारा लिंक्ड है। इट इज़ जस्ट स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेशन ऑफ मेटाबॉलिक डिजीजेस, जो कि बेसिकली लाइफस्टाइल की चेंजेस की वजह से हैं। आपकी डाइट, एक्सरसाइज, substance abuse, everything contributing to it. And lack of sleep again is a very important factor. As you said, lack of sleep, I just want to ask, मतलब जो night shifts करते हैं, people are doing night shifts, so are they very close towards their health disease खराब होने Yes, so हमारी बॉडी में एक इंटरनल क्लॉक है, उसको सर्केडियन रिदम कहते हैं, जिसमें कि जो कॉम्पोजिशन ऑफ बॉडी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, चेंजेस इन डे एंड नाइट, इंटरनल कॉम्पोजिशन ऑफ बॉडी। सो डे टाइम ऐसा बनाया गया है कि आपके सर्टन हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल वगैरह हाई रहता है। ये हाई इसलिए रहता है, इट गिव्स यू टाइम टू परफॉर्म एक्टिविटीज एंड डू प्रोडक्टिव लाइफ, हैव ए प्रोडक्टिव लाइफ। और ये कॉर्टिसोल और कई सारे ऐसे हार्मोन्स क्या करते हैं, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, आपकी शुगर बढ़ाते हैं, सो आप सारी एक्टिविटीज कर पाए। नाउ सर्केडियन रिदम, जैसे ही डे लाइट जाती है, अंधेरा होता है, कई सारे ऐसे हमारे ब्रेन में स्ट्रक्चर्स वो एक्टिवेट होते हैं, और इन हार्मोन्स का लेवल, कॉर्टिसोल का लेवल कम हो जाता है, और दूसरे हार्मोन्स जो कि हमें रिपेयर और इसके लिए ले जाते हैं, उनका लेवल्स बढ़ जाता है। सो दैट शुड गिव अस अ टाइम फॉर रिपेरेटिव प्रोसेस। बट अगर हम सोएंगे नहीं तो हमारी बॉडी में वो हार्मोन्स जो कि चाहिए काम करने के लिए, वो कंटिन्यूसली जनरेट होते रहेंगे। और ये स्टीरॉयड हार्मोन्स या कॉर्टिसोल जिसका नाम है, ये हार्मोन ही एक होल बॉडी इन्फ्लेमेशन कराता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, शुगर बढ़ती है,
ये सारे चेंजेस आपके जो रात में नहीं होने चाहिए रात में भी रहेंगे. So ultimately, yes, night shift predisposes to all the adverse events. So continuously अगर आप night shift में काम कर रहे हैं सालों साल तक, it will have an adverse impact on your health. ओके, सो हेल्थ अगर कोई भी जॉब लेने जा रहे हैं तो नाइट शिफ्ट ना करें, अवॉइड करें बेसिकली. देखिए लिमिटेड टाइम तक, हाँ. जब लिमिटेड टाइम तक आप कर सकते हैं, बट फिर कहीं ना कहीं आप उसको कॉम्पनसेट करने की कोशिश करिए. आप एक्सरसाइज करिए अपने बचे हुए टाइम में रेस्ट लेने की कोशिश करिए. बहुत सारी दूसरी चीज़ें आप कर सकते हैं. नहीं, वो नहीं करते ना, सब सोचते हैं नाइट शिफ्ट करते हैं, बिकॉज आई गेस द मेन प्रॉब्लम ऑल्सो इन इंडिया इज देर इज़ नो टाइम लिमिट ऑफ वर्किंग. आई डोंट नो इन डिटेल, बट व्हाट आई नो इज कि जब बाहर आप काम करेंगे तो देर इज़ अ टाइम लिमिट. Exactly. इफ़ यू आर वर्किंग मोर देन दैट यू हैव टू पे, और देर इज़ अ ऑप्शंस. बट यू इफ देर इज अगर टाइम की लिमिट 6 घंटे है तो 6 घंटे ही मानी जाती है. सो But इंडिया not in में India. इंडिया 6 में घंटे वर्क मतलब 7 कल्चर, यू आर राइट, इंडिया में वर्क कल्चर इज नॉट वेरी हेल्पफुल फॉर point- लीडिंग अ हेल्दी लाइफ. Yes, exactly. तो आपको अपने लेवल पे उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे. काम तो आपको करना ही पड़ेगा, बट आपको अपने लेवल पे उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे. शायद कुछ कंपनीज सपोर्ट करती हैं इस तरह के हेल्दी लाइफस्टाइल, और बाकी कंपनीज को तो सिर्फ नंबर ऑफ आवर्स से मतलब होता है. बट अगेन एज आई सेड, इंडिविजुअल लेवल पे अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें स्ट्रेस ज़्यादा है या आपको नींद नहीं, तो आप उसको कॉम्पनसेट करने के लिए कुछ और कर सकते हैं. आप योगा, मेडिटेशन, कुछ अपने बचे हुए टाइम में, देन यू शुड डू समथिंग टू जो निगेट cover हो दोज जाए. हाँ. इफेक्ट्स. Yes. प्रॉब्लम हैपेंस व्हेन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, उसको काउंटरैक्ट करने के लिए. सर, और इफ अ पर्सन, जैसे आपने बोला आप एक सर्जन हैं, तो सर आपकी भी आपका भी जो लाइफ साइकिल है इट्स नॉट ऑन पॉइंट बेसिकली. सो हाउ यू गाइज मेक योर सेल्फ एट दैट पॉइंट कि आप लोग हेल्दी रहें एंड ऑलवेज बी अवे फ्रॉम दीज थिंग्स विच वी गेट फ्रॉम यू, द लेसन वी आर लर्निंग फ्रॉम यू. या सो How देखिए you कुछ doctor चीज़ें हम मतलब मैं ज़रूर करता हूँ. यू नो लाइक आई ट्राई टू गो टू जिम या कुछ भी, यू नो सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज एटलीस्ट 5 days a week एंड 40-45 मिनट्स का एक डिसेंट एफर्ट. नाउ ये एक्सरसाइज की बहुत इंपॉर्टेंस है. सिर्फ इसलिए नहीं कि इट विल मेक यू लिव लॉन्गर, वो तो बात की, बट आपका प्रेजेंट भी बहुत बेटर करती है. आप एक्सरसाइज करके जब आप वर्क पे जाएंगे ना, यू विल हैव लॉट ऑफ एनर्जी, यू विल हैव अ वेरी क्लियर थिंकिंग. आप वो जो डिप्रेशन एट्सेट्रा और यू नो इट एड्स टू योर टुडे, इट गिव्स यू दैट कॉन्फिडेंस, that energy to go through the day. So exercise is the most important thing which will keep you balanced. Second thing is pay attention to your diet. Simple things, you know, do not eat Everything outside. depends on that. Do not eat outside. Try to eat as much as home as possible. Third thing which I do is I try to do this. मैं कर नहीं पाता हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी चीज़ पैकेट में से मत खाएं. It's a very important thing. पैकेट में जो भी आ रहा है उसमें बहुत हाई शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई सैचुरेटेड फैटी एसिड्स. कुछ भी चीज़ पैकेट में आप इमेजिन कर लीजिए व्हाट कम्स इन पैकेट. चॉकलेट से लेके नमकीन से लेके बिस्किट से. सो इफ यू टेक दिस रिजॉल्व, डू नॉट ईट एनीथिंग फ्रॉम द पैकेट. ये बहुत मुश्किल है इस Yeah. लास्ट वाले पॉइंट पे. बट डू नॉट ईट एनीथिंग फ्रॉम द पैकेट. But that's which basically means that you're cooking at home. हाँ, you have to get Or you are having home cooked meals. meals. उसको कहने का एक दूसरा तरीका है, बट ट्राई टू अवॉइड ईटिंग फ्रॉम पैकेट्स, which also means ready-made processed food. Yes, exactly. Everything in a packet is a ready-made processed food. हम सोच लेते हैं लिखा हुआ है ढाबे के बाहर घर का खाना, तो वो घर का ही होगा. वो घर का खाना 40 लोगों को एक दिन में कैसे खिला पाएंगे? Exactly. So it is all ये सारी चीज़ें, और इसके अलावा बहुत ज़रूरी है हर किसी को कुछ टाइम अपने आप को देना इन फॉर्म ऑफ, आप कुछ भी करें, योगा, मेडिटेशन. time. Yeah. Yes, yoga, meditation, play with your kids, play with your pet, have a dog. But they read something. It's very important. So health ना WHO की definition में, World Health Organization की definition में of health says that health is a state of complete physical, mental and social well-being. एंड नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी. यानी कि अगर आपको सिर्फ एक बीमारी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हेल्दी हैं. अब व्हाट इट सेज इज फिजिकल हेल्थ. फिजिकल हेल्थ मतलब आप दौड़ सकते हैं,
कुछ भी एक्सट्रीम एक्सरसाइज कर सकते हैं, फिजिकल हेल्थ। मेंटल हेल्थ मीन्स आपको वो सब एंजाइटी, डिप्रेशन जो आजकल इतना कॉमन है वो नहीं है। सोशल हेल्थ मीन्स आप सोसाइटी में, आपके दोस्त हैं, मिलने वाले लोग हैं, आप कुछ सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बट इन सब के अलावा ये WHO की डेफिनेशन, बट इसमें मैंने जो ऐड किया है ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पिरिचुअल हेल्थ। आप कुछ देयर इज समथिंग विच कीप्स यू गोइंग, कुछ मेडिटेशन, समथिंग विच गाइड्स योर इनर सोल, इट कुड बी एनीथिंग बट स्पिरिचुअल हेल्थ। और इस सब के बाद जो हेल्थ आती है वो है फाइनेंशियल हेल्थ। और वो फाइनेंशियल हेल्थ आप तभी इंजॉय कर सकते हैं जब आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी और आपकी सोशल हेल्थ होगी। इमेजिन आपके पास फाइनेंशियल हेल्थ बहुत है, आपके पास पैसा बहुत है, बट आप बीमार हैं। अगर आप चलो फिजिकली बीमार नहीं तो आप मेंटली बीमार हैं, आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें। सोशल हेल्थ, आपकी सोशल हेल्थ अच्छी, आपके मिलने जुलने वाले लोग नहीं है, आपके सुख दुख में कोई मिलने वाला नहीं है, तो आपकी सोशल हेल्थ अच्छी नहीं है। फाइनेंशियल हेल्थ का फ़ायदा तभी है, इन टुडेज वर्ल्ड पीपल आर चेजिंग फाइनेंशियल हेल्थ एंड फाइनेंशियल गोल्स विदाउट रियलाइजिंग दैट इवन इफ यू अटेन द फाइनेंशियल गोल्स, अगर आपको फिगर्स मिल भी गए बट अगर आपके पास पहली 3 चीज़ें नहीं है तो एवरीथिंग इज जीरो। पैसा ही रह जाएगा, फिर खड़े नहीं हो पाएंगे। सर, बिफोर एंडिंग दिस, I just want you to tell our audience a message or give them a message regarding their health, or any message you want to give to the people who are watching your interview or anything. You have this camera, you can say. So, this is a very common saying, prevention is cure, but it is absolutely true. और अनफॉर्चुनेटली जब मैं देखता हूँ लोगों को ये हेल्दी लाइफस्टाइल चेंजेस अपनाते हुए, तो वो लोग बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं क्योंकि उनको कुछ रिजल्ट नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल, अगर आपने जिम जाना शुरू किया तो आप 2-3 महीने में अपना वेट देखने लगेंगे, कम नहीं हुआ। या अगर आपने हेल्दी ईटिंग स्टार्ट की तो बहुत जल्दी रिजल्ट्स ना पाके वो छोड़ देते। ये सारे चेंजेस जो देखिए हैं, इसमें कोई आपको अक्सर टेंजिबल रिजल्ट नहीं मिलेगा, बट देयर इज़ अ फेथ, देयर इज़ अ बिलीफ प्रोसेस कि इनसे फ़ायदा है। तो आप जब भी कोई भी लाइफस्टाइल चेंजेस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आज मैक्सिमम बीमारियां, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ओबेसिटी, हार्ट अटैक, स्ट्रोक आर बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स, बैड ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, नॉट हैविंग गुड स्लीप, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। सो अगर आप ये सारे लाइफस्टाइल चेंजेस अपना रहे हैं तो इनको करते रहिए, इनको रोकिए मत। इससे रिजल्ट जो है आपको इतनी जल्दी नहीं मिलेगा, सालों साल करके वंस यू हैव द फेथ एंड बिलीव दैट इट इज मेकिंग अ चेंज इन यू, यू विल कीप डूइंग। और हाँ, फिर नेक्स्ट 5 to 8 ईयर्स के बाद आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। सो नंबर 1 इज़ फिजिकल हेल्थ एंड एक्सरसाइज इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू कैन डू टू कीप योर सेल्फ हेल्दी। Sir, I also want to ask you one last question is that कि जो लोग, जैसे एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, ऐसे मोमेंट पे कौन सी ऑन स्पॉट मेडिसिन उसको देनी चाहिए जो एटलीस्ट उसका हॉस्पिटल तक का जो रास्ता है वो कवर अप कर दे, और जो हमेशा मस्ट हैव मेडिसिन ऑन देयर फर्स्ट एड? श्योर। देखिए, अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, मैं आपको दोनों चीज़ें बताता हूँ कि अगर कोई इंसान अकेले है और उसको हार्ट अटैक आ रहा है, वो क्या कर सकता है, और फिर अगर आप उसके साथ हैं तो आप क्या कर सकते हैं। दोनों मिली जुली चीज़ें। देखिए, सबसे पहले अगर आपको ऐसा कभी भी सिम्टम्स एबनॉर्मल यहाँ के ऊपर हो रहे हैं, भले ही वो ब्रेथलेसनेस है या कुछ है, आप उसको ये मत सोचिए किसी और वजह से ये हार्ट अटैक हो सकता है। अब क्या करना है, सबसे पहले डू नॉट पैनिक। ये बहुत साइंटिफिक है। जैसे ही आप पैनिक करते हैं और घबराते हैं, आपकी बॉडी में बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि आपके हार्ट की बीट और बढ़ाएंगे, धड़कन तेज करेंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ाएंगे, जिससे कि हार्ट अटैक के इफेक्ट और वर्स होंगे। सो फर्स्ट इज डू नॉट पैनिक। सेकेंड इज गेट इन ए कंफर्टेबल पोजिशन। आप जहाँ भी हैं, अगर आप बाहर धूप में, अंदर आ जाइए। अगर आप चल रहे हैं तो बैठ जाइए, बैठे हैं तो थोड़ा सा कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाइए। इससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। देखिए, अगर आप चल रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपका जो खून है वो लोअर एक्सट्रीमिटीज या पाँव की तरफ जा रहा है, हार्ट को ब्लड नहीं मिल रहा है। तो अगर आप बैठ जाएंगे तो हार्ट विल गेट सम ब्लड सप्लाई। सो गेट इन कंफर्टेबल पोजीशन। और इसके बाद सबसे पहले नियरेस्ट हॉस्पिटल खुद से पहुंचने की कोशिश करें। इसमें आप कभी भी खुद ड्राइव ना करें, इसलिए क्योंकि आपको पता नहीं आपका ब्लड प्रेशर गिर रहा है, क्या हो रहा है, और उस वजह से आप ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। सो नेवर ड्राइव योर सेल्फ टू हॉस्पिटल। आप हमेशा किसी को कॉल करके बुलाएं और उनको बताएं कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, और नियरेस्ट हॉस्पिटल जाने के। दवाइयों की अगर हम बात करें, और यही स्टेप अगर आपके आसपास किसी को हो रहा है, आपको ये करना है, उनको कंफर्टेबल पोजीशन में बिठाना है,
उनको बोलना है डू नॉट पैनिक एंड ट्राई टू टेक देम टू नियरेस्ट हॉस्पिटल। दवाइयों में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अक्सर आपने देखा होगा और मेरे पास भी बहुत सारे पेशेंट रहते हैं जो बोलते हैं हमें दर्द हुआ, हमने सॉर्बिट्रेट ले ली। सॉर्बिट्रेट एक ऐसी दवा है जो एंजाइना के लिए दी जाती है, लेकिन अगर आपको पहले से प्रिस्क्राइब्ड नहीं है तो आप ये नहीं लेंगे, बिकॉज इससे आपका ब्लड प्रेशर गिर सकता है और हो सकता है कि वो प्रॉब्लम और एग्जैजरेट हो जाए। सो सॉर्बिट्रेट जैसी दवा नहीं लेना है। कौन सी दवा ले सकते हैं? इकोस्पोरिन या एस्प्रिन नाम की जो कॉमन दर्द निवारक दवा आती है, या खून पतला करने की दवाइयाँ इकोस्पोरिन जो आती है, वो आप 75 मिलीग्राम की 4 टैबलेट एक साथ ले सकते हैं, इससे खून पतला हो जाएगा। क्लोपेडोग्रेल नाम का एक और ब्लड थिनर आता है जो अक्सर आपको आसानी से मिल जाता है, उसकी भी आप 3 से 4 टैबलेट ले सकते हैं, तो उससे भी खून पतला हो जाएगा। और अटोरवास्टैटिन या स्टैटिन करके ग्रुप ऑफ दवाइयाँ जो आपके कोलेस्ट्रॉल कम करता है, उसकी 2 टैबलेट 40 मिलीग्राम की 80 मिलीग्राम। सो ये आप इतना ले लें, आप ज़्यादा नहीं है तो एक एस्प्रिन जो च्यूएबल टैबलेट आती है दर्द के लिए 325 मिलीग्राम वो ले लें, और अटोरवास्टैटिन ले लें। इन सब से क्या होगा, खून आपका पतला हो जाएगा तुरंत विद इन 15-20 मिनट्स, तो जो ब्लॉकेज के अक्रॉस आसानी से जा पाएगा। जैसे आपको पता है कि कोई भी अगर सॉल्यूशन अगर कहीं नहीं जा रहा है, आप उसमें पानी मिला देते हैं तो तरल हो जाता है, आसानी से बहने लगता है, उसी तरह खून आसानी से ब्लॉकेज के बियॉन्ड चला जाएगा। आप जब हॉस्पिटल पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपको यही दवाइयाँ दी जाएंगी। तो एस्प्रिन, क्लोपेडोग्रेल और अटोरवास्टैटिन ये दवाइयाँ हैं जो आप बिना साइड इफेक्ट, बिना घबराए किसी को दे सकते हैं। अगर उसको हार्ट अटैक नहीं भी हो रहा है तो इनसे कोई नुकसान नहीं होगा, बट ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ या सॉर्बिट्रेट आप तब तक नहीं देंगे जब तक उनको ऑलरेडी एडवाइस नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू रीच ए नियरेस्ट हॉस्पिटल, और सबसे नियरेस्ट हॉस्पिटल जाने के बाद सबसे पहले एक ईसीजी, और ईसीजी के साथ 2 ब्लड टेस्ट होते हैं, ट्रॉप टी या आई और सीपी की एमबी। अगर वो बढ़े हुए हैं तो इसका मतलब साफ है कि आपको हार्ट अटैक है। सर मुझे आपसे ये भी पूछना है कि ऐसे 5 ऐसे कोई लक्षण या कोई ऐसे सिम्टम्स बता दीजिए जो ये इंडिकेट करते हैं कि आपको हार्ट प्रॉब्लम है। ऐसे 5 मेन लक्षण हैं जो किसी भी हार्ट प्रॉब्लम में, हार्ट अटैक से लेके और दूसरी बीमारी में हो सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो लक्षण है वो है एंजाइना या चेस्ट पेन। बट इसमें बहुत सारे एंजाइना के वेरिएशन, ज़रूरी नहीं है कि लेफ्ट साइडेड पेन हो। पेन यहाँ गले में, छाती में, लेफ्ट साइड, राइट साइड, या इवन पीठ में बिल्कुल बीचों बीच पेन होना, वो भी हार्ट का हो सकता है। सो किसी भी, इन शॉर्ट कोई भी एबनॉर्मल अगर लक्षण आपको छाती के ऊपर वाले हिस्से में हो रहा है, आप इसको इग्नोर मत करिए, हार्ट अटैक हो सकता है। क्लासिकली एंजाइना, चेस्ट पेन नंबर 1 लक्षण। नंबर 2 डिस्निया ऑन एक्सर्शन, यानी कि सांस फूलना। पहले आपकी सांस नहीं फूलती थी, लेकिन आज उसी तरह का काम करने में आपकी सांस फूल रही है, सडनली आपकी बैठे बैठे सांस फूल रही है। सो ये बहुत एबनॉर्मल है। जो काम आप पहले कर पाते थे अब नहीं कर पा रहे हैं, धीरे धीरे प्रोग्रेसिव डिक्लाइन हो रहा है, ये बहुत एबनॉर्मल है, इसको इन्वेस्टिगेट कराने की जरूरत है। तीसरा है सिनकपी, यानी कि अक्सर आपने देखा है किसी किसी को चक्कर आ जाता है। सो ये एक नॉर्मल सा चक्कर होने के साथ साथ किसी बड़ी न्यूरोलॉजिकल या दिमागी बीमारी, बट हार्ट की प्रॉब्लम की तरफ भी जा सकता है। बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस, जब हार्ट रेट स्लो हो जाता है तो चक्कर आ जाता है, हार्ट वैल्व की बीमारियां उसमें आ जाता है। तो इस तरह बार बार चक्कर आना हार्ट की बीमारियों में हो सकता है। सो हमने स्टार्ट किया एंजाइना यानी कि चेस्ट पेन, डिस्निया यानी कि सांस फूलना, देन सिनकपी यानी कि चक्कर आना। चौथा है पैल्पिटेशंस। पैल्पिटेशन यानी दिल की धड़कन तेज हो जाना। बैठे बैठे आपको लगा कि दिल की धड़कन तेज हो गई, जैसे आप दौड़ रहे हैं। अगर ऐसा रेस्ट पे बैठे बैठे आपको हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो ये बहुत एबनॉर्मल है, क्लियरली इंडिकेट्स हार्ट प्रॉब्लम। पांचवा है अनएक्सप्लेन फटीग, मतलब पूरे दिन थकान रहना। और ये हम नॉर्मल थकान की बात नहीं कर रहे हैं जो हमें काम के बाद हो जाए, बट अगर हमको अक्सर हम आपको अपने आप को थका हुआ पा रहे हैं तो इट कुड बी ए सिम्टम ऑफ कार्डियक डिजीज। इसके अलावा 2-3 सेकेंडरी लक्षण है, जैसे कि उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पीडल यानी कि जो आपने देखा टखनों पे सूजन आना। सो अगर आपको दोनों टखनों में एंड ऑफ द डे या काफ़ी टाइम के बाद सूजन आ रही है, पैरों में सूजन आ रही है, तो वो बहुत एबनॉर्मल है। साथ में अगर गर्दन की नसें दिखना, ये भी एबनॉर्मल है। तो ये सेकेंडरी साइन है। बट हाँ, 5 चीज़ें जो हमको हमेशा पता होना चाहिए कि चेस्ट पेन, सांस फूलना, धड़कन तेज होना, चक्कर आना और दिन भर थकान रहना, ये 5 ऐसे लक्षण हैं कि इसमें कार्डियक बीमारी हो सकती है। तो आप इसको एक स्पेशलिस्ट के पास जाके ज़रूर इवैल्यूएट करें। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। एक्चुअली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जो इन सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं, एंड हम डायरेक्टली हार्ट इशू हो सकता है इस पर नहीं जाते हैं। हम सोचते हैं हम टायर्ड थे पूरे दिन शायद इसलिए
थकावट हो गई होगी, चल लिए ना ज़्यादा इसलिए पैर सूज एग्जैक्टली गए होंगे। देखिए आमतौर पे ज़्यादातर लोग इन सिम्टम्स को हार्ट से एसोसिएट नहीं करते हैं और ये कॉमन टेंडेंसी है, ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम सोचते हैं हम फिट हैं, तो जब भी कोई प्रॉब्लम होती है ये सोचने के बजाय कि हम में कुछ एबनॉर्मेलिटी या कुछ प्रॉब्लम है, हम सोचते नहीं हम फिट हैं और हार्ट तो हो ही नहीं सकता। दिस लीड्स टू अ सिग्निफिकेंट डिले इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। वही बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो अगर टाइमली आ जाएं तो उनके साथ बहुत सारा जो हार्ट अटैक वगैरह होता है वो ना हो। सो ये बहुत ज़रूरी है कि ये पांचों सिम्टम्स को इग्नोर ना किया जाए, टाइमली एक स्पेशलिस्ट से राय ली जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू और बहुत कुछ पता चला अपने दिल के बारे में, हार्ट के बारे में, बहुत सारे टर्म्स हमारी ऑडियंस को आज मतलब क्लियर हुए होंगे कि क्या कार्डियक अरेस्ट होता है, क्या हार्ट अटैक होता है या क्या साइलेंट अटैक होता है, क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, what to avoid, what to take and what are the things which happens. Also got to know about your experience, how you started your journey, and being something like this for us is a blessing because we say ना कि डॉक्टर भगवान ही होते हैं. So it is not wrong because doctors are someone who gives us our life again, helps us to move ahead, maybe हमारे साल बढ़ाने में मदद करते हैं. So a great thank you to all the doctors and to you too also. एंड मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, हाँ, बिकॉज आई एम ए हार्ट स्पेशलिस्ट, सो देखिए हमारा हार्ट कंटिन्यूसली बीट करता रहता है और इट नेवर गिव्स यू एनी प्रॉब्लम, वो बताता नहीं है, यू नो, इट कीप्स वर्किंग फॉर अस साइलेंटली, टायरलेसली, एफर्टलेसली फॉर एवरीथिंग, टेकिंग केयर ऑफ अस। और आप देखिए जब आप एक्सरसाइज करते हैं तेज़ बीट करने लगता है, आपको ब्लड सप्लाई देता है, आप बीमार होते हैं तेज़ बीट करने लगता है, सो इट टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टेक केयर ऑफ आवर हार्ट। और ये कैसे होगा, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई कि आप संतुलित डाइट करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, स्मोकिंग ना करें, अपना 8 घंटे की नींद पूरी करें, सारे छोटे छोटे स्टेप्स करके जब आप अपने हार्ट का ध्यान रखेंगे तो हार्ट आपका ध्यान लंबे समय तक रख पाएगा। थैंक यू सो मच सर। और अगर किसी का कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, विल ट्राई कि वापस हम सर के साथ जुड़ें और आपके सारे बताए गए क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ पाए। थैंक यू एंड फॉलो आवर चैनल विच इज़ ABP Live।